नमस्कार दोस्तों, अब समतल में अब अगला टॉपिक देखते हैं कि दो समतलों के मध्य कोण। तो हमें दे दिए गए दो समतल, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया कि इस समतल के क्या अभिलंब के दिक् अनुपात ये हैं। ये दूसरा समतल जिसके अभिलंब के दिक् अनुपात A2 B2 C2 है। अगर इनके मध्य कोण थीटा है तो कोस थीटा बराबर क्या है, ये आएगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, कोई मान लो दो प्लेन है, ठीक है। और हम अब देखो, अगर कोई प्लेन होगा ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, लेकिन इसी को अगर हम साइड से देखेंगे तो क्या दिखेगा, रेखा दिखेगी। क्योंकि हम 3D को 2D में देख रहे हैं तो हम साइड से देख के इसको देखते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, प्लेन 1 है, ठीक है। साइड से देखेंगे क्या दिखेगी, स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ये क्या है, आपका दूसरा प्लेन है। तो पहले प्लेन का ये इसका अभिलंब हो गया और ये इसका अभिलंब हो गया। तो इनके बीच में ये क्या है, कोण थीटा है। तो ये कोण थीटा वही होगा जो इसके अभिलंबों के बीच में होगा। ये दोनों कोण है 90 डिग्री है, आमने सामने के कोण क्या है, बराबर है। तो ये कोण भी थीटा थीटा हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब जो समतलों के बीच में कोण थीटा है वो वही है जो हमारे अभिलंबों के बीच में है। क्योंकि 3D में हमें क्या चाहिए, दो समतलों के बीच में कोण चाहिए। कोण के लिए हमें क्या चाहिए, दिक् अनुपात चाहिए। तो दिक् अनुपात समतल के पास तो होते नहीं है, लेकिन समतल के अभिलंब के पास होते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, अभिलंबों के बीच में कोण निकालेंगे और वही क्या हो जाएगा, हमारे समतलों के बीच में कोण हो जाएगा। अब हमारे अभिलंब क्या है, पहले अभिलंब के दिक् अनुपात A1 B1 C1 है, दूसरे के A2 B2 C2 है। हमें पता है दोनों काम क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। क्या आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और किसके बराबर होगा, N1 के परिमाण इंटू N2 का परिमाण इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, नीचे N1 का परिमाण मतलब A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर आ जाएगा। N2 का मोड लेंगे तो A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये एक तरीके से क्या है, उन दो रेखाओं के बीच में कोण है जिनके दिक् अनुपात A1 B1 C1 और A2 B2 C2 है, जो कि किसके, हमारे दोनों समतलों के अभिलंबों के दिक् अनुपात है। समतलों के बीच में कोण थीटा है। याद रखने के लिए बस हमें याद रखना है कि समतलों के बीच का अगर कोण थीटा चाहिए तो हम क्या निकाल लेंगे, उन समतलों के अभिलंबों के बीच कोण निकाल लेंगे, वही हमारा समतलों के बीच कोण होगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखे, दो समतल दे रखे और हमें क्या पूछ लिया, उनके बीच में कोण पूछ लिया। तो पहले समतल से क्या होगा, हमारा पहले अभिलंब के दिक् अनुपात आ जाएंगे, जो कि हो जाएगा 2 -3 और 4। दूसरे से दूसरे अभिलंब के दिक् अनुपात आ जाएंगे -1 1 0। तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, A1 A2 जो कि -2 हो जाएगा, प्लस B1 B2 -3 हो जाएगा, प्लस C1 C2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नीचे अंडर रूट में क्या आएगा, A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर -3 का स्क्वेयर और 4 का स्क्वेयर इंटू -1 का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर। तो 1 + 1 0, ऊपर क्या आ गया -5। ये हमारा बन गया √29 और ये बन गया √2 या फिर -5 इंटू रूट, नीचे क्या आ जाएगा √58। तो थीटा क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स -5 डिवाइडेड बाई √58। जैसे हमने समतल के बीच में, दो समतलों के बीच में कोण देखा, इसी प्रकार हम क्या देख सकते हैं, दो किसी भी रेखा और समतल के बीच भी कोण देख सकते हैं। इसमें हमें क्या होगा, एक समतल दिया हुआ होगा AX प्लस BY प्लस CZ बराबर D। तो यहाँ से हमारे पास अभिलंब के दिक् अनुपात आ जाएंगे ABC। रेखा दी होगी, रेखा की फॉर्म मान लेते हैं AX - X1 अपॉन A डैश, Y - Y अपॉन B डैश, Z - Z1 अपॉन C डैश। तो यहाँ से हमें पता चल गया रेखा के दिक् अनुपात क्या हो गए, A डैश B डैश C डैश। देखो, जब हम 2D में दो रेखाओं के बीच कोण देखते हैं हम क्या ढूंढते हैं, प्रवणताएं। लेकिन 3D में अगर हमें कभी भी दो समतलों या दो अभिलंबों या फिर दो रेखाओं के या फिर एक रेखा समतल के बीच में कोण चाहिए तो हमें क्या ढूंढने, दिक् अनुपात। तो जिन दो रेखाओं के दिक् अनुपात मिल जाएंगे उनके बीच हम क्या निकाल सकते हैं, कोण निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट से।
तो एक तरीके से हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, अगर कोई समतल है उसको हम क्या देख रहे हैं, साइड से देखेंगे तो रेखा दिखेगी, तो ये हमारा पी समतल हो गया। ये कोई रेखा एल जा रही होगी, तो ये जो इनके बीच में कोण है थीटा, ये चाहिए हमें। ये समतल हम साइड से देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 3D आकृति को हम 2D में देख रहे हैं, तो अगर हम साइड से देखेंगे तो रेखा ही दिखनी है। और ये क्या होगी, एल रेखा, दोनों के बीच में कोण क्या हो गया, थीटा। लेकिन समतल के पास तो ऐसी कोई दिक् अनुपात नाम की चीज़ होती नहीं है, लेकिन हमें पता है समतल है तो इसका अभिलंब होगा जिसके पास दिक् अनुपात है। तो हम क्या करेंगे, हम रेखा और इसके बीच में कोण निकालेंगे। हमें पता है ये अगर कोण थीटा है अभिलंब समतल के साथ, टोटल कोण कितना है, ये अगर अभिलंब है हमारा, ये समतल है, ये कोण 90 डिग्री है, ये रेखा थीटा बना रही है, तो ये कितना बच जाएगा, 90 माइनस थीटा बच जाएगा। तो ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर थीटा कोण है किसके बीच में, समतल और रेखा के बीच में, तो 90 माइनस थीटा कोण होगा किसके बीच में, रेखा और अभिलंब के बीच में। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि समतल के हमारे पास कोई दिक् अनुपात होते नहीं है, रेखा के तो हैं, तो हम क्या करेंगे, समतल की जगह अभिलंब लेंगे, लेकिन अभिलंब लेंगे तो हमारा एंगल भी चेंज हो जाएगा। अब हमें दो रेखाओं के बीच क्या मिलेगा, कोण क्या, 90 माइनस थीटा। इस रेखा के दिक् अनुपात ए डैश बी डैश सी डैश दिए गए, अभिलंब के दिक् अनुपात ए बी सी दिए गए, दोनों के बीच में कोण अगर थीटा होता है तो कोस थीटा, लेकिन कोण क्या है, 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ए इंटू ए डैश, बी इंटू बी डैश, सी इंटू सी डैश। नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, और क्या आ जाएगा, ए डैश का स्क्वेयर, बी डैश का स्क्वेयर और सी डैश का स्क्वेयर। ये कोस 90 माइनस थीटा हमारा क्या बन जाएगा, फिर साइन थीटा बन जाएगा। तो थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ये पूरी चीज। तो जब भी हमें समतल क्या, दो समतलों के बीच में कोण चाहिए तो दोनों के अभिलंबों के बीच में कोण निकालना है। जब हमें रेखा के बीच में, रेखा और का समतल के कोण के साथ थीटा हो, तो 90 माइनस थीटा किसके बीच में कोण होगा, रेखा और अभिलंब के बीच में। रेखा और अभिलंब के हमारे पास दिक् अनुपात होंगे, वहां से क्या है, हमारे पास दोनों के बीच का कोण आ जाएगा। तो डायग्राम याद रखना, चीजें क्लियर होनी चाहिए कि रेखा समतल के बीच कोण थीटा है, तो समतल और अभिलंब और रेखा के बीच में कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कोस थीटा ना के फॉर्मूले में क्या आएगा, कोस 90 माइनस थीटा। बाकी चीज़ें सेम ही रहेंगी। दो रेखाओं के दिक् अनुपात बताओ तो हम इनके बीच में कोण बता सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कोण समद्विभाजक। तो कोई दो अगर हमारे पास प्लेन होंगे तो हमें पता है उनके बीच में कितने कोण होंगे, दो एंगल होंगे, जिनमें से क्या होगा, एक न्यून कोण होगा और एक अधिक कोण होगा। तो हमारे पास, जैसा हमारे पास रेखाओं में था, दो रेखाओं के कोण समद्विभाजक कितने आए थे, दो आए थे, जिनमें से एक अधिक कोण का और एक न्यून कोण का, ठीक है। तो हमारे पास कितने कोण समद्विभाजक आएंगे, दो आएंगे, किनके, दो प्लेन के बीच में। तो अब देखो, सबसे पहले तो कोण समद्विभाजक की आज भी वही डेफिनेशन है जो 2D में थी। ये क्या होगा, एक किसी बिंदु का बिंदुपथ, और उस बिंदु को ऐसे हमें मूव कराना है कि दोनों जो समतल हैं उनसे दूरियां हमेशा क्या रहे, समान रहे। समतलों से दूरियां हमेशा क्या रहे, समान रहे। जैसा हमारा एंगल बाइसेक्टर की वैल्यू किस में थी, रेखाओं में थी, वैसे वही सेम वैल्यू का है यहाँ पे है, किसी बिंदु का बिंदुपथ जिसकी दोनों समतलों से दूरियां क्या रहे, समान रहे, तो उससे हमें क्या मिलेगा, कोण समद्विभाजक मिल जाएगा, ठीक है। रेखा के केस में हमारा कोण समद्विभाजक कोण निकल के आया था, रेखा निकल के आई थी। वैसे ही समतलों के केस में भी हमारा क्या आएगा, कोण समद्विभाजक आएगा, वो अपने आप में क्या आएगा, एक समतल ही आएगा, ठीक है। तो अब हमें पहले तो हमारे पास दो समतल होने चाहिए। जैसे मान लिया पहला समतल है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। दूसरा समतल है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। अब हमें क्या लेना है, कोई बिंदु लेना है। जैसे ले लेते हैं वेरिएबल बिंदु अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु की दोनों से दूरियां निकालेंगे। पहले समतल से दूरी बराबर कर देंगे दूसरे समतल से दूरी के। इससे हमारे पास क्या होगी, एक अल्फा बीटा गामा में इक्वेशन निकलेगी। फिर अल्फा को x से, बीटा को
वाई से और गामा को जेड से रिप्लेस कर देंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, कोण समद्विभाजक की समीकरण आ जाएगी। तो सबसे पहले समतल से दूरी निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगी, A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 गामा, और हमने समतल क्या लिया है, प्लस D1, तो इधर भी क्या आ जाएगा, प्लस D1। नीचे हमें पता है क्या आएगा हमारा, अंडर द रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। क्या आता है, समतल के अभिलंब का मापांक। ये क्या हो जाएगा, दूसरे समतल से दूरी के बराबर, जो कि क्या हो जाएगी, A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 गामा प्लस D2, और नीचे क्या आ जाएगा, इसके अभिलंब का परिमाण मोड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब हम अल्फा बीटा को क्या करेंगे एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देंगे, साथ में हम क्या करेंगे, मोड हटा देंगे। तो A1x प्लस B2y प्लस C1z प्लस D1, नीचे अंडर रूट में ये पूरा आ जाएगा, इक्वस टू जैसे ही मोड हटाएंगे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। तो A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2, और अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें पता चल गया, जब प्लस लेंगे तो पहला एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, माइनस लेंगे तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई कष्ट होता नहीं है, हमें एक वेरिएबल बिंदु लेना होता है, चाहे हम डायरेक्ट एक्स वाई जेड ले लेते, उसको क्या करनी है, दोनों से दूरियां निकालनी है और उन्हें बराबर कर देना है। अब दिक्कत कहाँ आती है कि प्लस लेने पे जो आएगा हमारा क्या, एंगल बाइसेक्टर, क्या वो न्यून कोण वाला होगा या फिर अधिक कोण वाला होगा। एक चीज़ तो ये चेक करनी होती है। इसी प्रकार माइनस के लिए, प्लस के लिए चेक कर लेंगे तो माइनस के लिए अपने आप अपोजिट वाला हो जाएगा। दूसरी हमें चीज़ चेक करनी होती है कि मूल बिंदु कौन से एंगल बाइसेक्टर में होगा। तो इसके लिए हमने जब 2D में देखा था तो वहाँ पे भी दो मेथड देखे थे। वहाँ पे हमारी क्या रेखा होती थी, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। उसमें पहला स्टेप क्या था कि C1 को पॉजिटिव बनाओ और C2 को पॉजिटिव बनाओ। उसके बाद क्या करते थे हम, A1 A2 प्लस B1 B2 चेक करते थे। इसका साइन अगर प्लस आ रहा है तो प्लस से क्या मिलेगा, अधिक कोण। अगर ये माइनस में आ रहा है तो माइनस से क्या मिलेगा, अधिक कोण। यानी इसका जो साइन आएगा वो हमें क्या देगा, अधिक कोण का एंगल बाइसेक्टर देगा, और उसके अपोजिट से न्यून कोण का आ जाएगा। और जब भी प्लस लेके जो बनाएंगे, C1 C2 पॉजिटिव बनाने के बाद प्लस साइन से जो भी एंगल बाइसेक्टर आएगा वो हमारा क्या रखेगा, ओरिजिन रखेगा। एक मेथड हमने ये देखा था। दूसरा मेथड हमने वहाँ पे देखा था कि कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर उठा लो, कोई भी एक रेखा उठा लो, उनके बीच में क्या निकाल लो, एंगल। अगर एंगल आपका किससे छोटा है, π/4 से। इसका मतलब, क्योंकि हमें पता है अगर आपका ये दो रेखाएं, ये क्या आपका एंगल बाइसेक्टर, इनके बीच में कोण थीटा आया तो हमें पता है ये कोण समद्विभाजक है, तो ये कोण भी थीटा होगा, यानी 2 थीटा क्या हो जाएगा, रेखाओं के बीच में कोण आ जाएगा। अगर थीटा π/4 से छोटा है तो 2 थीटा क्या होगा, π/4 से छोटा, यानी रेखाओं के बीच में कोण क्या है, न्यून कोण। तो ये एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाता है हमारा, न्यून कोण वाला। इसी प्रकार अगर थीटा π/4 से बड़ा था तो 2 थीटा π/2 से बड़ा, यानी कोण क्या हो गया, अधिक कोण। तो हमारा एंगल बाइसेक्टर जो हमने लिया है थीटा निकालने के लिए वो किसका है, अधिक कोण का। ये दो मेथड हमने वहाँ पे देखे थे, ब्रीफ में मैंने आपको फिर रिवाइज कर दिया। सेम चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। अगर ये आपको याद है तो इससे हम आराम से इसको लिंक कर सकते हैं, दोनों चीज़ें हमें एक साथ याद रह जाएंगी। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या है, C1 C2 कॉन्स्टेंट की जगह यहाँ पे क्या है, D1 एंड D2 है। तो सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है, इनको पॉजिटिव बनाना है। D1 D2 को जैसे ही पॉजिटिव बनाएंगे उसके बाद A1 A2 B1 B2 की वैल्यू निकालेंगे C1 C2 की। वहाँ पे A1 A2 B1 B2 निकाला था, यहाँ पे क्या निकालेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अगर ये क्या आ गया, 0 से बड़ा, तो हमें पता है इसका जो साइन है वो साइन हमें क्या देगा, हर बार अधिक कोण का एंगल बाइसेक्टर। यानी इस केस में प्लस साइन लेने के बाद जो एंगल बाइसेक्टर आएगा वो कौन सा आएगा, अधिक कोण वाला आएगा। और माइनस लेने से फिर क्या हो जाएगा, न्यून कोण वाला हो जाएगा। इसी प्रकार अगर A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 क्या आ गया, नेगेटिव, यानी इसका साइन क्या है, माइनस। तो इस बार माइनस हमें क्या देगा, अधिक कोण वाला, और प्लस कौन सा देगा,
न्यून कोण वाला। सेम चीज़ है, मतलब A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 का जो साइन होगा वो साइन हमें क्या देगा हर बार, अधिक कोण का। अगर प्लस है तो प्लस से अधिक, अगर इसका माइनस साइन है तो ये माइनस से अधिक कोण देगा। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि D1 D2 हमें सबसे पहले पॉजिटिव बनाने, जैसे ही पॉजिटिव बनाएंगे उसके बाद हमें एंगल बाइसेक्टर लेने, ठीक है। उसके बाद हमें एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, फिर हम प्लस माइनस का बता रहे हैं कि कौन सा देगा। ऐसे नहीं कि पहले ही हमने एंगल बाइसेक्टर निकाल लिए उसके बाद D1 D2 पॉजिटिव बना रहे हैं और हम चेंजेस कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना है। सबसे पहले ये स्टेप है, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर निकाल लो, दोनों की दूरियां बराबर कर दो, फिर हम देखेंगे क्या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इसका जो भी चिन्ह आएगा चाहे प्लस आओ चाहे माइनस आओ, उस चिन्ह को लेने से हमारे पास किसका आएगा, हमेशा अधिक कोण वाला आएगा, उसके अपोजिट से न्यून कोण आ जाएगा। और चाहे आपका ये प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही D1 D2 को प्लस कर दिया उसके बाद प्लस साइन लेने से वो एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा जिसमें आपका क्या होगा, मूल बिंदु होगा। तो पहला मेथड तो वही है जो हमने वहां पे देखा था। अब देखते हैं हम दूसरा मेथड। दूसरा मेथड सेम है, सबसे पहले आप क्या करो, कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर उठा लो, चाहे प्लस साइन वाला ले लो चाहे माइनस साइन वाला ले लो, हमें नहीं पता कौन सा लिया। क्या करना है, हमें समतलों के साथ उसका कोण निकालना है। तो कोई भी एक समतल उठा लो दोनों में से, उसके और इस एंगल बाइसेक्टर में क्या निकाल लो, कोण एंगल। सेम प्रोसेस है, अगर π/4 से बड़ा इसका मतलब दोनों प्लेन के बीच में कोण क्या है, 90 डिग्री से बड़ा। इसका मतलब ये जो एंगल बाइसेक्टर निकल के आया ये कौन से एंगल का है, अधिक कोण का समद्विभाजक है। इसी प्रकार अगर आपने क्या पहले इनके बीच में क्या निकाला एंगल, और वो क्या आ गया π/4 से छोटा, इसका मतलब ये जो एंगल ले रहे हैं हम दोनों प्लेन के बीच में वो क्या होगा, 90 से छोटा। इसका मतलब जो एंगल बाइसेक्टर लिया है वो कौन से कोण का लिया है, न्यून कोण का लिया है। तो सेम 2D वाली चीज़ है, बस हमें यहाँ पे कॉपी कर देनी है। अगर आपको वो मेथड याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज क्या करो, एक प्लेन ले लो और एक एंगल बाइसेक्टर ले लो, चाहे प्लस वाला ले लो चाहे माइनस वाला ले लो, दोनों के बीच में क्या निकालो, थीटा। थीटा अगर π/4 से बड़ा है इसका मतलब अधिक कोण वाला है, थीटा अगर π/4 से छोटा है इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर कौन से कोण का है, न्यून कोण का है। और जब भी प्लस लेंगे कब, D1 पॉजिटिव बनाने के बाद और D2 पॉजिटिव बनाने के बाद, प्लस साइन हमेशा क्या देगा, 0 0 यानी मूल बिंदु को देगा। और A1 A2 अगर ये याद न करना हो तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 हमेशा किसका चिन्ह देगा, हमें चिन्ह देगा अधिक कोण का। इसका जो भी चिन्ह आएगा, प्लस आया तो प्लस कोण से अधिक कोण, इसका चिन्ह माइनस आया तो माइनस से अधिक कोण का आएगा, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर में हमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, 2D वाली चीज़ें इसे लिंक करके याद रख लेंगे। अब अगला टॉपिक है और समतल का होपफुली लास्ट टॉपिक है, जो कि क्या है, फैमिली ऑफ प्लेन। जैसा हमने क्या देखा था, हमने इससे पहले फैमिली ऑफ लाइंस देखी थी जिसमें क्या था, L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0, यानी दो रेखाएं हैं, इनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं, फैमिली ऑफ लाइन कहलाती हैं। इसी प्रकार फैमिली ऑफ सर्कल देखा था, S1 प्लस लैम्डा S2 बराबर 0। सेम हमारा प्लेन के केस में होगा, दो प्लेन है उनके प्रतिच्छेद से जाने वाले सारे समतल क्या कहलाते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन कहलाते हैं। यानी कोई भी प्लेन जो पास करेगा किससे, दो समतलों P1 और P2 के प्रतिच्छेद से, तो वो क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ प्लेन कहलाएगा। और उसकी समीकरण क्या होगी, वही P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। लैम्डा की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, क्वेश्चन में दी गई अदर कंडीशन से ही। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है हमें, ये समतल है, मान लेते हैं ये हमारा P1 समतल है, तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2 बराबर 0। दूसरा समतल क्या है, x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0। ये क्या बोल रहा है, इस समतल को P1 को दूसरे के साथ प्रतिच्छेद रेखा, दोनों की प्रतिच्छेद रेखा है, उसके साथ क्या किया गया, 90 डिग्री घुमाया गया। तो नई स्थिति में समतल की समीकरण बताओ। मान लेते हैं ये क्या हमारा समतल P1 है, हम साइड से देख रहे हैं तो हमें रेखा दिखेगी। ये दूसरा समतल क्या है, P2 है। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, इस समतल को क्या करना है, घुमाना है। तो इसको जैसे ही घुमाया, मान लेते हैं कहीं जाके यहाँ आ गया, ये क्या आ गया, घुमाने पे नया समतल
आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, प्रतिच्छेद रेखा के प्रति 90 डिग्री घुमाया गया, इसको क्या घुमाया गया 90 डिग्री। नया प्लेन क्या मान लिया P3, तो यानी P1 और P3 के बीच में एंगल क्या आ गया 90 डिग्री का आ गया, दोनों क्या आ गए लंबवत आ गए। क्वेश्चन वाले ने क्या दे रखा है दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन वाले ने दो प्लेन दे रखा है, तो प्लेन के लिए रेखाएं बना लो, ठीक है, क्योंकि 3D में प्लेन 3D आकृति है, 2D में एडजेक्ट तो बनेगी नहीं। तो हम मान के चलते हैं कि हम प्लेन कहाँ से देख रहे हैं, हम तो साइड से देख रहे हैं। साइड से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगी, एक रेखा दिखेगी। मान लेते हैं ये हमारा पहला प्लेन है, ये हमारा दूसरा प्लेन है। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, पहले प्लेन को ले ठीक है, और इनकी जो प्रतिच्छेद रेखा है उसके सापेक्ष घुमाओ। तो प्रतिच्छेद रेखा यहाँ से गुजर रही होगी, यहाँ से बाहर की ओर आ रही होगी, तो इसके सापेक्ष हमें घुमाना है। जैसे मान लो घुमा के यहाँ ले आए, इसको घुमाना है तो ऐसे घुमाते जाना है, ऐसे घुमाते जाना है। तो कहाँ तक घुमाना है, उस कंडीशन तक घुमाना है जब इसका पूरा कितने डिग्री तक घुमाना है 90 डिग्री तक। तो जब नई स्थिति पे आती, जो नया प्लेन है उसको नाम क्या दे दिया P3 दे दिया। तो हमें पता है कि ये P1 और P3 के बीच में एंगल क्या आ गया, P1 और P3 के बीच में एंगल आ गया 90 डिग्री का। तो एक कंडीशन तो ये आ गई, ठीक है। दूसरा डायग्राम से देखते हैं, हमें पता चल गया P3 क्या है, P1 एंड P2 के पॉइंट ऑफ जो प्रतिच्छेद रेखा है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाला समतल है, यानी ये क्या है आपका फैमिली ऑफ प्लेन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमें पता है P3 की समीकरण क्या हो जाएगी, P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। अब P1 की जगह क्या रख देंगे, P1 की जगह ये आ जाएगा हमारा x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2। तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2 प्लस लेमडा इंटू P2 की जगह आ जाएगा x प्लस 2y प्लस जेड, x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 2 बराबर 0। ये किसकी समीकरण आ गई, प्लेन P3 की। हमें पता है कोई भी दो प्लेन क्या है लंबवत हैं, तो इसका मतलब उनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं हमारे अभिलंब, सॉरी एंगल बाइसेक्टर नहीं, उनके जो अभिलंब है वो भी हमारे क्या होंगे लंबवत होंगे। अगर ऐसा है तो उनके दिक् अनुपातों का गुणनफल क्या होगा 0 होगा। तो हमें क्या चाहिए, P1 में अभिलंब के दिक् अनुपात चाहिए, वो हो जाएंगे 1 माइनस 1 माइनस 1। अब हमें P3 में अभिलंब के दिक् अनुपात चाहिए, तो उसको पहले क्या करते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी x की टर्म एक जगह कर लेते हैं। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से प्लस लेमडा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लेमडा। इसी प्रकार y की टर्म एक जगह कर लेते हैं, यहाँ से आएगा -1, यहाँ से +2 लेमडा, ये हो गया। इसी प्रकार z की टर्म एक जगह कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1, यहाँ से आ जाएगा प्लस लेमडा। अब कांस्टेंट यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 लेमडा बराबर 0। तो इस जो P3 समतल है उसके दिक् अनुपात क्या हो गए 1 प्लस, सॉरी उसके अभिलंब के दिक् अनुपात हो गए 1 प्लस लेमडा, 2 लेमडा -1 और लेमडा -1। अब हमें पता है P1 प्लेन और ये हमारा P3 प्लेन दोनों क्या हैं परपेंडिकुलर, तो इनके अभिलंब भी क्या होंगे लंबवत होंगे। तो दोनों के दिक् अनुपातों का गुणनफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 प्लस लेमडा इंटू -1 इंटू क्या आ जाएगा 2 लेमडा -1 और -1 इंटू आ जाएगा लेमडा -1 बराबर 0। ये हो गया हमारा 1 प्लस लेमडा माइनस लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा हो गया कितना, लेमडा से लेमडा कैंसिल, 1 2 3 बराबर 2 लेमडा। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस लेमडा हमारा कितना बन जाएगा 5/2x, और प्लस में हमारा क्या है 2 लेमडा -1y। तो 2 लेमडा -1 हमारा कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा, और लेमडा -1 1/2 बन जाएगा, तो z/2। और आगे क्या है हमारा -2 लेमडा, तो -2 तो है ही, -2 लेमडा -3 बन जाएगा। ये हो गया 5/2x प्लस 5y प्लस z/2 -5 बराबर 0। जैसे ही 2 लेंगे LCM, तो 5x प्लस 10y प्लस z -10 बराबर 0।
तो आ गया 5x प्लस 4y प्लस जेड माइनस 10 बराबर 0। 5x प्लस 4y, ओके, कुछ न कुछ हमने गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 10y आ रहा है। ये शायद 5 हमने गड़बड़ कर दिया ना, 1 माइनस 2 लेमडा था, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा यहाँ पे, है ना। 1 माइनस नहीं, 2 लेमडा माइनस 1 था, सॉरी 2 लेमडा माइनस 1 था। लेमडा की जगह 3/2, तो 3 माइनस 1 बराबर 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। जैसे यहाँ पे 2 आएगा 4 आ जाएगा, तो 5x प्लस 4y प्लस जेड माइनस 10 बराबर 0 आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि यार उस समय हमें क्या दिया हो, क्लियर ही दिया गया हो कि ये आपका क्या है, फैमिली ऑफ प्लेन है। हमें क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन ने क्या दिया, P1 P2 है, दोनों को इसकी प्रतिच्छेद रेखा के सापेक्ष घुमाना है P1 को। जैसे ही घुमाया हमें पता चला कि 90 डिग्री तक घुमा के ले जाना है, तो नया प्लेन आ जाएगा। हमें देखते ही पता चल गया ये क्या है, पहले दो प्लेनों के प्रतिच्छेदन रेखा से गुजरने वाला प्लेन है, तो फैमिली ऑफ प्लेन हो जाएगा। P1 प्लस लेमडा P2 इसकी समीकरण हो जाएगी। लेमडा के लिए इसने बोला है 90 डिग्री तक घुमाया है, इसका मतलब ये दोनों प्लेन क्या हो गए, लंबवत, तो इनके अभिलंब भी लंबवत, तो इनके दिक् अनुपातों का गुणनफल 0 करेंगे, लेमडा की वैल्यू आएगी, समतल की समीकरण आ जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3 समतल हैं, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। क्या बोल रहा है, एक ही रेखा से गुजरते हैं, तो इसका मान बताओ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि P1 प्लेन है, ये हमारा P2 प्लेन है। हम मान लेंगे कि इनकी क्या है, इनके फैमिली ऑफ प्लेन निकाल लेंगे, फैमिली ऑफ प्लेन निकाल लेंगे, जो कि हमारा क्या आएगा, P1 प्लस लेमडा P2 बराबर 0। फिर क्या करेंगे, इनमें से एक प्लेन हमारा कौन होगा, P3 भी होगा, तो उसके उन दोनों को क्या कर देंगे, एक प्लेन कर देंगे, तो उनके गुणांकों को क्या कर देंगे, समानुपाती करेंगे, और वहां से हमारे पास एक कंडीशन निकल के आ जाएगी। कुल मिला के हम इनमें से 2 ही प्लेन लेंगे, और हम उसको पे क्या लगा देंगे, फैमिली ऑफ प्लेन की कंडीशन लगा के एक प्लेन निकाल लेंगे, और उसको हम बोल देंगे कि यही वो प्लेन हमारा है, ठीक है ये। और हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, इसमें से एक प्लेन होगा, तो इसमें से दोनों को तुलना करके लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, और हमारे पास कंडीशन निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम प्लेन लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। जैसे पहला प्लेन मान लेते हैं ये वाला, ठीक है, तो एक्स सी वाई इधर आ जाएगा, माइनस बी जेड बराबर 0 हो जाएगा। दूसरा प्लेन क्या हो जाएगा हमारा, वाई, ये माइनस ए एक्स क्या होगा, इधर आ जाएगा, है ना। अगर हम देखें तो ये माइनस का ए एक्स क्या होगा, सॉरी माइनस का सी एक्स आएगा, प्लस वाई आएगा, या फिर एक काम करते हैं, सी एक्स एक तरफ, सी एक्स हो गया, वाई इधर आया, और प्लस ए जेड बराबर 0 हो गया दूसरा प्लेन। तीसरा प्लेन क्या लिख सकते हैं हम, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड बराबर 0 ले लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, कोई भी 2 प्लेन उठा लो, मान लेते हैं ये वो 2 प्लेन है जिससे हमें क्या निकालना है, फैमिली ऑफ प्लेन निकालना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, P2 प्लस लेमडा P3 बराबर 0 कर देंगे। जैसे ही P2 प्लस लेमडा P3 बराबर 0 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा CX माइनस वाई प्लस ए जेड प्लस लेमडा इंटू क्या आ जाएगा, पी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड बराबर 0 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, एक्स की टर्म एक जगह कर देते हैं, तो सी प्लस लेमडा भी हो जाएगा, प्लस वाई की टर्म एक जगह कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए लेमडा माइनस 1 प्लस जेड की टर्म एक जगह कर देते हैं, तो ए माइनस लेमडा बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, हम इसको तो हमारा प्लेन P1 बना देंगे, क्यों, ये P1 भी तो हमारा कहाँ से गुजर रहा है, दोनों के प्रतिच्छेद से, और ये भी हमने क्या निकाला है, दोनों के प्रतिच्छेद रेखा से गुजरने वाला समतल, है ना। और P3 भी क्या बोल रहा है, ये तीनों एक से गुजर रहे हैं, यानी इनकी दोनों प्रतिच्छेद रेखा से ये भी गुजरेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको तुलना कर देते हैं P1 से, तो x माइनस सी वाई माइनस बी जेड बराबर 0 से इसकी तुलना कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, इनके दोनों अगर एक ही समतल है, तो इनके क्या होंगे, अभिलंब के क्या हो जाएंगे, दोनों के अभिलंब भी एक ही होंगे, और इनके क्या हो जाएंगे, अभिलंब के दिक् अनुपात समानुपाती हो जाएंगे, यानी c प्लस लेमडा बी अपॉन 1 बराबर आ जाएगा 1 माइनस ए, सॉरी ए लेमडा
-1 अपॉन -c बराबर a माइनस लेमडा अपॉन -b। तो अब यहाँ से क्या है, हमारे पास दो समीकरण आएंगे। पहली समीकरण एक उठाएंगे, उससे हमारे पास क्या निकाल लेंगे, लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी समीकरण में लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को लेके एक समीकरण बना लेते हैं, किसमें, लेमडा में, जो कि क्या आ जाएगी, b इंटू सी प्लस लेमडा बी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसको दे दिया, तो लेमडा माइनस ए बन गया। यहाँ से अगर हम देखें तो ये बी सी प्लस लेमडा बी स्क्वेयर बराबर लेमडा माइनस ए हो गया। और अगर हम ले जाते हैं बी सी प्लस ए इधर ले आते हैं, लेमडा इधर जाके 1 माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा। तो यहाँ से लेमडा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी आ जाएगी ए प्लस बी सी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, इससे एक समीकरण आएगी, उसमें जैसे ही लेमडा रखेंगे ए बी सी में हमारे पास क्या है, समीकरण निकल के आ जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी प्लस लेमडा बी बराबर कितना है हमारा, इसको माइनस ऊपर दे देते हैं, तो 1 माइनस ए लेमडा अपॉन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो सी क्या होगा, इधर आ जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस ए लेमडा आ गया। अब हमें क्या करना है, लेमडा की वैल्यू पुट कर देनी है, लेमडा की वैल्यू पुट कर देनी है इसमें। और जैसे ही लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास ए बी सी में क्या होगी, एक समीकरण बन जाएगी। तो सी स्क्वायर तो अपना रहेगा ही, बी सी इंटू लेमडा की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस बी सी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए इंटू लेमडा की जगह आ जाएगा ए प्लस बी सी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस बी स्क्वायर क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, प्लस बी सी इंटू ए प्लस बी सी बराबर 1 इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू ए प्लस बी सी आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए बी सी और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 1 माइनस बी स्क्वायर तो है ये हमारा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी सी। अगर हम ध्यान से देखें बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर पहले से है, ये ए बी सी इधर आके 2 ए बी सी बन जाएगा, इक्वल टू क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और क्वेश्चन वाले ने इसी की वैल्यू पूछी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें क्या दे रखा था, 3 प्लेन दे रखे थे। ठीक है, 3 प्लेन कहाँ से जा रहे थे, एक ही रेखा से जा रहे थे। इसका मतलब अगर हमने 2 प्लेन लिए इनमें से कोई, उसे क्या आएगी, प्लेन के फैमिली आ जाएगी, और उसमें से एक प्लेन हमारा तीसरा प्लेन भी होगा। तो दोनों में क्या करेंगे, दिक् अनुपातों की तुलना कर देंगे। जैसे ही तुलना करेंगे, दो का पेयर लेके 2 इक्वेशन बनेंगी, एक इक्वेशन से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी में रखेंगे तो ए बी सी में एक समीकरण आ जाएगी। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त कर दें। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।